अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लगभग मई से लेकर मई के बाद का है, मई 2022 से आगे की यात्रा में हम आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, आइए एक ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि हाल ही में खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच में चलती है? तो ये बात आपको मालूम है, बांग्लादेश के बीच में चलती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सप्रेस चलती है? खबरों में क्यों रही? चलती तो पहले से भी थी। कोविड पीरियड के दौरान इसकी यात्रा को रोक दिया गया था, 2 वर्षों तक ये यात्रा बंद रही। इसके बाद अब आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण है कि बंधन एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है और मैत्री एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है। ये आपके लिए 2 पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। कोलकाता से खुलना आना हो और खुलना से कोलकाता आना हो तो बंधन एक्सप्रेस को पकड़ लेना, ठीक है ना। और अगर आपको कोलकाता से ढाका जाना हो और ढाका से कोलकाता आना हो तो मैत्री एक्सप्रेस से चले जाना, ठीक है ना। एक एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलेगी, एक 5 दिन चलेगी, एक दिन 2 दिन सफाई होती हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये 2 पॉइंट्स यहां पर महत्वपूर्ण है। 2 दिन और 5 दिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कोलकाता टू खुलना, ठीक है ना। आप लोगों ने वैसे खुलना नाम से परिचित है, एक आप बैंक ऑफ खुलना किसी केस लॉ में पढ़ते रहे, ठीक है ना। हाँ, तो और एक मैत्री एक्सप्रेस हो गई कोलकाता से ढाका के बीच में, ठीक है। तो ये 2 एक्सप्रेस हैं। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा है, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 2022 की थीम क्या है? यह दिवस 29 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसकी थीम पीपुल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। पीपुल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। PPP 5P, ठीक है ना। PPP ओके। पीपुल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप, 29 मई, ठीक है ना। इसका उद्देश्य 1948 से संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले लगभग 4200 शांति सैनिकों को सम्मानित करना है। आप लोगों को भी एक बात और पता होना चाहिए कि भारत की एक महिला टुकड़ी शांति सैनिक के रूप में, ठीक है ना, अफ्रीकन कंट्रीज में गई है। चलिए बहुत है, आइए, ठीक है ना। तो ये बात ठीक है, 1948 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य 4200 शांति सैनिकों ने जो अपनी जान गंवाई है उसको सम्मानित करना है। संयुक्त राष्ट्र, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, ठीक है ना, उच्चायुक्त कि या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन है? ठीक है ना, कौन है? मिशेल। ये चर्चा में तब आ गई जब इन्होंने चीन का दौरा किया। अफगानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता, 4थी सुरक्षा वार्ता दुशांबे तजाकिस्तान में हुई थी। दुशांबे तजाकिस्तान में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं। आइए, किस संगठन की नई पहल है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज? ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की पहल है? विश्व आर्थिक फोरम, ठीक है ना, विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस नाम है ये पूरा, ठीक है ना, WHO के प्रमुख के रूप में चुने गए, ठीक है ना। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस WHO के प्रमुख के रूप में चुने गए। भारत ने किस देश के साथ IIA इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए? दैट इज द अमेरिका। इतना ही बहुत है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी पूछा जाए तो बड़ी बात है, ये भी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। IIA पर हस्ताक्षर भारत और अमेरिका ने किए हैं इन टोक्यो। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? चाइल्ड
अलर्ट, शीर्षक, ये सारे काम ना भी अगर आपको याद रहे यूनिशेप करता रहता है, ठीक है ना, यूनिशेप। तो ये काम यूनिशेप ने किया है, चाइल्ड अलर्ट नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, ठीक है, जिस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि लगभग विश्व के 6 लाख ही बच्चे आवश्यक उपचार से चूक कर दे, मतलब उनको चूक हो रही है, चूक कर सकते हैं, चूक जाते हैं, ठीक है ना। कोरोना वायरस महामारी प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण चल रहे नुकसान से खाद्य संकट का कारण भी बन रहे हैं यूक्रेन, ठीक है ना, यूक्रेन और रूस में जो खाद्य संकट आक्रमण की वजह से खाद्य संकट है उसकी वजह से भी। तो यूनिसेफ ने जारी की है, बस इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वाड लीडर समिट्स 2022 का मेजबान कौन सा देश है? जापान, ठीक है ना। जापान चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता का मेजबान है, और ये चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में कौन कौन शामिल है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। आइए, तो ये 2 जगह के 2 प्रश्न, क्वाड लीडर समिट जापान टोक्यो, और कौन कौन से देश हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य सभा का मतलब WHO हुआ संगठन, के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल जेनेवा है, ठीक है ना, ये आयोजन स्थल जेनेवा है, ठीक है ना, जेनेवा में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज ऑल्सो इन जेनेवा, ठीक है ना। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 194, ठीक है ना, 194, नॉट 193, ठीक है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड, गुड, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसके पूरे विश्व में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 150 फील्ड ऑफिस हैं, ठीक। इतनी तो बातें यहां हो गई। ये क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ता, ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड मिला था, ठीक है ना। भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन सा था, देश था? सिंगापुर। सिंगापुर ने भारत में सबसे ज्यादा निवेश किया इन द फिस्कल ईयर ऑफ 2021 एंड 22। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? दावोस, कहां है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 का स्थान दावोस है। अब यह प्रश्न क्यों पूछा जा सकता है, उसके पीछे ये पॉइंट है, वैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं था ये। महामारी की शुरुआत के पश्चात यह पहला वैश्विक इन पर्सन इवेंट है, ठीक है ना, पहला इन पर्सन इवेंट। इन पर्सन इवेंट को क्या कह सकते हैं? ऑफलाइन क्लास, ठीक है ना। अदरवाइज जितने भी उस बीच में जितने भी सम्मेलन हो रहे थे सब ऑनलाइन, ठीक है ना। तो इन पर्सन इवेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसकी थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि इसी मंच के द्वारा 45 गरीब देशों को वैक्सीनेशन भी करवाया गया है फ्री में। अब ये 45 नाम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब मैं आपसे कहता हूं ये रटने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, अरे पूछा जाएगा तो पूछ ले, राइट। ऐसे अगर हम लोग पढ़ेंगे तब तो फिर हो चुका। तो एग्जामिनर को पूछना है तो पूछो, कौन सा आप 450 में से 450 नंबर लाने वाले हो, राइट।
तो 450 के लिए प्रयास आपको करना ही नहीं है, आपको 300 के राउंड फिगर में रहने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो जो लोग ये जानते हैं कि हमें कहां रुकना है, उनको सफलता मिल जाती है। और जो लोग, कहावत है ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। आधी मजबूत करो, पूरी के चक्कर में मत पड़ो, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और जो कर ले, जो ब्रह्मा से मिलकर आया है वो कर ले, उसे मुबारक, ठीक है ना। तो जो कोई भी ब्रह्मा से मिलकर आया हो उसे मुबारक, आप ब्रह्मा बनने का प्रयास ना करें, ठीक है ना। चलिए, अब ये कुछ बड़े अजीबोगरीब से प्रश्न आ रहे हैं। जीडीपी विकास दर ईयर 2023 में यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी है वो कितनी रहने का अनुमान 2023 में है? 6%, ठीक है ना। हाँ, यूक्रेन आर्थिक विकास उसने यूक्रेन की वजह से धीमी हुई है, तो 6%। अब ये बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन है, आ जाएंगे तो आप कर ही लेंगे। जो तालिबान है वो अजीबोगरीब ऑर्डर कर रहा है, ठीक है ना। अब जो महिला एंकर हैं जो टीवी पर आएंगी वो पर्दा डाल कर आए, तो टीवी पर आनी बंद कर देंगी, ठीक है ना। हाँ, महिला टीवी एंकरों को अपना चेहरा ढकने का, महिला टीवी एंकरों को नहीं दिया, बल्कि इसने तो यहां तक कहा, वहां पर अभी एक खबर चल रही थी कि जो दुकानों पर जो डमी रहती हैं महिलाएं, उनको भी उनका फेस हटा दीजिए, ठीक है ना, या उनको ढक दीजिए। तो सबने ढक दिया था, नहीं ढके तो फिर देन एंड देयर न्याय हो जाएगा, ठीक है ना। ना वकील ना दलील, सीधे मृत्युदंड, ठीक है ना। हाँ, आइए, अगर ऑफलाइन ये ऑनलाइन वाला क्लास वहां चल रहा होता तो मैं किसी से नहीं कह पाता कि आप अपना जो, हाँ, मैं सभी से कहता कि आप सब लोग बंद रखें, ठीक है ना। किसी से नहीं कहता कि आप ओपन करें, और अगर ओपन करें तो चेहरा ढककर सामने आए, ठीक है ना। हाँ, चलिए, आइए, वडनगर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? गुजरात। हमने आपसे कहा था गुजरात को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। गुजरात का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, भारत को तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। तो इसलिए गुजरात को पकड़कर जरा चलिएगा। हाँ भाई, गुजरात तीर्थ स्थान है, ठीक है ना। हाँ, तीर्थ स्थल है, तो इस तीर्थ स्थल को थोड़ा पकड़कर चलें, अदरवाइज इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। तो वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री ने किया, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर गुजरात सरकार ने वडनगर शहर को विश्व स्तरीय विरासत पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा भी की है, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था वडनगर क्या है? तीर्थ स्थान है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, फिर गुजरात आ गया। हाँ, तो गुजरात तो छोड़ा ही नहीं है। विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन की मंजूरी दी? फिर से ये स्टेट कौन सा आ गया? गुजरात, ठीक है ना। अगर आपको दो आंसर्स में कंफ्यूजन हो जाए तो गुजरात, राइट। हाँ, और चार में से दो ढूंढने हो तो यूपी और गुजरात दो, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति में एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 मई को, ठीक है ना। अब ये हम क्यों आपको बता रहे हैं? वैसे तो कोई बात नहीं थी, शांति दिवस क्यों पूछते? यूक्रेन ने अशांति फैला दी है, यूक्रेन और रसिया ने, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया? 16 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव अपनाया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य एकजुट और शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहने का आग्रह करना है, ठीक है ना। साथ में 2001 से लेकर 2010 को शांति दशक
भी यूएनओ ने घोषित किया था और दूसरे दशक में अशांति फैल गई। ठीक है ना, इससे अच्छा ना करते। 2001 से लेकर 2010 को शांति दशक के रूप में घोषित किया था। ठीक है, आइए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पहले ही। भारत का पहला अमृत सरोवर उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कर चुके थे, रामपुर में। ठीक है ना, ध्यान ये रखना है कि 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 जल निकाय बनाने का आह्वान किया गया। ठीक है, जल निकाय 75 बनाने का आह्वान किया गया है। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन आपसे 75 का पूछा जा सकता है। 75वां दिवस, 75वां वो स्वतंत्रता दिवस होगा और 75 जल निकाय। ठीक है ना, आइए, किस देश को 2022 और 2024 के लिए AAEA एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत। भारत कई संघों की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में भी आपसे कहा था। तो सर्वसम्मत से इसको अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है भारत को। ठीक है ना, आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? दैट इज द साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से बड़ा परेशान है। नॉर्थ कोरिया इसकी ऊपर से मिसाइल निकाल देता है। ठीक है ना, कभी जापान, कभी इधर, कभी उधर, उन्हें परेशान करता रहता है। तो दैट्स भाई, और इधर ये चाइना से भी परेशान हो रहा है। ठीक है ना, तो ये नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया है। राइट, ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। दक्षिण कोरिया चीन और उत्तर कोरिया से साइबर खतरों का सामना कर रहा है, मैंने अभी बोला था ना आपसे, तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उधर चले गए हैं। आइए, एक यहां पर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि हाल में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली सावा झील किस देश में स्थित है? इराक। सावा झील जैव विविधता वाली झील है और इस झील पर इतना आक्रमण किया गया है कि झील जैसे गायब ही हो गई हो। ठीक है ना, कैसे गायब हो गई? लोगों के आक्रमण से, और वहां पर आसपास बहुत सारे कुएं बना दिए गए, कुएं से झील का पानी खत्म हो गया। ठीक है ना, तो इन सब वजहों से झील का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। 5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि है। सावा झील कहाँ है? इराक। इसलिए यहां पर ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बन गई। आइए, निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी अकेले भारत ही नहीं देता, भारत खाने पर सब्सिडी देता है और ये इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी देते हैं। बस ये स्टैंडर्ड फर्क है, अपना अपना अलग अलग। ठीक है, फ्री मिल गया। कैसे फ्री? कहाँ मिला है? अरे तो वो तो मार्केटिंग स्टंट है। ठीक है ना, हाँ, तो वो तो दे चुके थे, अब उसके बाद वसूल रहे हैं। ठीक है ना, तो निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया? दैट इज द अमेरिका। यूरोपीय संघ में शामिल होने की आशा रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है? ठीक है ना, किस देश ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा? दैट इज द फ्रांस। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लिख लीजिए बस। ठीक है ना, यूरोपीय संघ के लोकतांत्रिक राज्यों का एक व्यापक राजनीतिक समुदाय बनाने का सुझाव दिया है। ठीक है, इसमें ये लोग यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्दोवा जैसे अन्य देश भी शामिल हो जाएंगे। अभी आपने प्रकृति माँ की हमने बात की थी, मद्रास उच्च न्यायालय आ गया। ठीक है ना, ये क्या है? मदर नेचर को जीवित प्राणी घोषित करने का आह्वान किया है। आइए, G20 का शिखर सम्मेलन का मेजबान देश, वो मेजबान कंट्री भारत है और ये कहां पर प्रायोजित होना है? जम्मू एंड कश्मीर। हटा दिया? अच्छा, तो चेंज कर लेना। ठीक है ना, अच्छा, तो चेंज कर लेना। नहीं, अभी तो वैसी मीटिंग हो रही होगी, फाइनल जो मीटिंग होगी। अच्छा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा।
ठीक है ना। चलिए, विरोध होने का औचित्य क्या था? अच्छा, पाकिस्तान आना नहीं चाहता होगा जम्मू कश्मीर में बैठने के लिए? पाकिस्तान को इनविटेशन गया है ना, पाकिस्तान को आना है इसमें। चलिए, हाँ जी, हाँ आप तो कहीं भी बैठेंगे। आईईयू ग्लोबल लाइव एबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना, ये ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। ऐसे वियना से तो आप लोग परिचित हैं, केल्सन थियरी, वेरी गुड। वियना में ही केल्सन थियरी, एटॉमिक, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है ना। वियना के बाद कोपनहेगन और ज्यूरिक, 3 और शहर बताए गए। आपको भी रहना हो तो वियना चले जाइए, ठीक है, रहना हो तो चले जाइए, व्यापार करना हो तो मत जाइए, जॉब करना हो, ठीक है ना, हो सकता है जॉब के लिए भी अच्छी है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम। यूके और भारत के विदेश मंत्रियों द्वारा संयुक्त भारत यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इसका ऑब्जेक्ट है राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के राजनयिकों को वैश्विक स्तर पर प्रभाव वाली उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल से लैस करना, ठीक है ना। यह अकादमी कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? बस, वैसे हम छोड़ भी देते, लेकिन अब तो मजबूरी है पकड़ना उसको, ठीक है ना। तो भारत और यूके के बीच में हुआ, ठीक है, कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी, ठीक है ना। आइए, ये भी प्रश्न ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में 27 जून से 1 जुलाई तक लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? लिस्बन, पुर्तगाल। महासागर सम्मेलन, सब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुक्ति उद्घोषणा, दास्ता का अंत चर्चा में रहा, ठीक है ना, दास्ता का अंत चर्चा में रहा। और एक क्वेश्चन भी आया था, यहाँ पर भी हम लोगों ने किया हुआ है, मीन्स उसमें दास्ता से रिलेटेड, आधुनिक दास्ता किया था ना यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, आधुनिक दास्ता दूसरी प्रकार की एक नई दास्ता है, ठीक है ना। तो ये दास्ता का अंत, मुक्ति उद्घोषणा, ठीक है ना, समाचार में था। इसका संबंध दास्ता के अंत से है। इसका संबंध अमेरिका से है। अब्राहम लिंकन ने 1 जनवरी 1863 को अलगाववादी संघीय राज्यों में अफ्रीकी अमेरिकियों को गुलामी से मुक्त करने के लिए मुक्त घोषणा पत्र जारी किया था। काफी समय तक यह प्रभाव में नहीं आ सका, काफी समय के बाद प्रभाव में आया था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सॉलिडेरिटी 2023 है क्या? संयुक्त सीमा अभियान है, ठीक है ना, संयुक्त सीमा अभियान। एससीओ की मैं बात कर रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण संगठन है आपके क्षेत्र में, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना। तो संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है चाइना ने। भारत और संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों ने अगले साल सदस्य देशों की सीमा एजेंसियों के लिए संयुक्त सीमा अभियान सॉलिडेरिटी 2023 आयोजित करने के लिए चीन की एक पहल का समर्थन किया है। किसने किया है? भारत और संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य राज्यों ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल टेंट्स रिपोर्ट जारी की? ग्लोबल टेंट्स रिपोर्ट, UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, ठीक है ना, UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, ठीक है ना। इस रिपोर्ट ने यह कहा लगभग 10 करोड़ लोग अपने घरों को छोड़ने पर विश्व में मजबूर हुए हैं। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा हुआ है फिर से यूक्रेन, बिना यूक्रेन के कोई काम होगा नहीं। भुखमरी आए तो यूक्रेन, घर छोड़े तो यूक्रेन, ठीक है ना, महामारी फैले तो भी। हाँ, फिर एससीओ का क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक का मेजबान है? ठीक है ना, कौन है? भारत। अभी आप ये भी ध्यान रखिए, अभी भारत ने अभी हाल में ही नो मनी फॉर टेरर ऐसे कुछ करके आया था, ठीक है ना, ये भी, इसका भी संबंध भारत से है।
तो ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, एससीओ रेट्स, ठीक है ना, का मेजबान, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, ठीक है ना, का मेजबान, नॉट मेहमान, ठीक है ना। तो अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास, विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। इस वर्ष भारत ने विश्व स्तर पर कई संगठनों की अध्यक्षता की है, ठीक है ना। तो इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खतरों सहित सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करना, ठीक है ना। ये बैठक कहां पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देशों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में, ठीक है ना। बैठक कहां हुई? नई दिल्ली। चलिए, न्यू दिल्ली। विवा टेक, ठीक है ना, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन। अब स्टार्टअप की धूम मची है। स्टार्टअप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आया आज तक स्टार्टअप क्या है, ठीक है ना। क्या है स्टार्टअप, कोई बताएगा? शुरुआत से काम करने को हम स्टार्टअप बोलते हैं। फिर ये स्टार्टअप के बाद फिर क्या करेंगे? स्टार्ट हो गए फिर? अच्छा, तो अगर हम शुरू करना चाहें तो कैसे शुरू कर सकते हैं? सर, आपको अपना पहले प्रोजेक्ट अपना पूरा बनाना पड़ेगा, फिर उस स्टार्टअप के प्रोग्राम के तहत आपको उस पे बताना पड़ेगा हम ये काम करना चाहते हैं, फिर देखना पड़ेगा कि उस परियोजना के तहत आप आते हैं कि नहीं आते हैं, उनका जो प्रोग्राम है। ओके, फिर आपको वो पैसा एमएसएमई उसमें सर। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है, आपने प्रकाश डाला। तो यूरोप का जो सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है वो उसका नाम है विवाटेक, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है विवाटेक का क्या मतलब है, ठीक है ना। विवाटेक का क्या मतलब है? तो ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है। अब ये भी प्रश्न हो सकता है, विवाटेक इट इज अ स्टार्टअप सम्मेलन, ठीक है ना, इट इज अ टेक्निकल मैरिज, विवाटेक, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो विवाटेक इज अ स्टार्टअप सम्मेलन, यूरोप का सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन में से है, ठीक है ना। ठीक है, तो किस देश को? वर्ष के देश। अब फिर से क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे? वर्ष का देश किसे बनाया? भारत को। बहुत स्टार्टअप भारत में चल रहा है, ठीक है ना। तो यूरोप के इस देश ने भारत को वर्ष का देश बनाया, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण था। राइट, आगे बढ़े। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2022 की थीम क्या है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2022 की थीम क्या है? ठीक है ना। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, ठीक है ना, सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है ना। विश्व बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाएगा? 12 जून को। इसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम में लगे बच्चों के शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस घोषित किया था, ठीक है। आइए, ये तो आपको मालूम ही होगा कि कौन सा देश है जिसने सिगरेट पर चेतावनी छापने के लिए निर्देश दे दिए, ठीक है ना। चलिए, आप पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, कनाडा, ठीक है ना। नेक्स्ट, सांगरी लॉ डायलॉग, ये भी मालूम है। चलिए, अब तो ठीक पढ़ रहे हैं। कौन सा देश सांगरी लॉ डायलॉग का मेजबान है? सिंगापुर, ठीक है ना। सिंगापुर सांगरी लॉ डायलॉग का मेजबान है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित 19वीं सांगरी लॉ डायलॉग कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद सिंगापुर में शुरू हुआ, ठीक है ना। सांगरी लॉ वार्षिक संवाद एशिया के महत्वपूर्ण रक्षा शिखर सम्मेलनों में से एक है। तो सांगरी लॉ है क्या? रक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। यह एक अनूठी बैठक है जहां मंत्री क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों की बहस करते हैं। सांगरी लॉ डायलॉग को आधिकारिक तौर पर एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। एशिया का सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण रूप से ही पढ़ें। अब
सामाजिक इशू है उसका क्वेश्चन है, यहां पर आ गया, भटक कर बेचारा रख दिया गया। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये आपका जीके वाला प्रश्न है, ठीक है ना। इसको जीके में पहुंचना चाहिए था, छांटने में त्रुटि हो गई, यहां पर आ गया, पढ़ लीजिए, दोबारा फिर पढ़ लेना सोशल इश्यूज में, ठीक है ना। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है, राइट। चलिए, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति लॉन्च की है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से नई दिल्ली में सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने सतत पर्यटन के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए क्या है आगे, राष्ट्रीय रणनीति और जिम्मेदारी यात्री अभियान की शुरुआत की है, ठीक है ना। और जिम्मेदार यात्री अभियान की शुरुआत की है, ठीक है ना। फिर से सुन लेंगे, राष्ट्रीय रणनीति और जिम्मेदार यात्री अभियान की शुरुआत की है। फिर से पर्यावरण का क्वेश्चन आगे आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ठीक है ना, ओनली वन अर्थ, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ, ठीक है ना, ओनली वन अर्थ, ये इसकी थीम है, ठीक है। नीचे आप थोड़ा सा एक नजर डालें। पर्यावरण की खराब स्थिति और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक नोडल एजेंसी है जो दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन और समर्थन करती है। वर्ष 2022 में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का, ठीक है ना, ओनली वन अर्थ क्या है, स्टॉकहोम का आदर्श वाक्य था, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया? डेनमार्क। यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में सम्मिलित होने के लिए मतदान किया डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए? ये महत्वपूर्ण है, भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखेंगे आप, इजराइल, ठीक है ना। और आपको यह भी पता है कि इजराइल पहले भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के समर्थन के साधन पर हस्ताक्षर कर चुका है, ठीक है ना। इजराइल रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट्स पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल। क्या बात है, महत्वपूर्ण पॉइंट तो गायब कर दिया, क्यों? हेलो, क्वेश्चन नंबर 43 का प्रिंट दीजिए, वो तो जो महत्वपूर्ण था वो तो गायब ही हो गया, इसमें भी नहीं है, प्रिंट दो। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों को किस श्रेणी की रक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीति ढांचा जारी किया? बच्चों के लिए, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बच्चों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत घोषित किए गए, वो सिद्धांत 9 हैं, ठीक है ना। और वही 9 सिद्धांत यहां पर नहीं है, अभी मैं आपके सामने अभी आपको नोट करवाऊंगा। 9 सिद्धांत बच्चों के संदर्भ में जारी किए गए, ठीक है ना। 9 सिद्धांत क्या हैं वो अभी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है,
थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, अभी 9 सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे मेमोरी से बताऊंगा तो कुछ गलत हो सकते हैं, इसलिए आ गया। गुड, ये 9 सिद्धांत हैं, वो आप लोग नोट कर लें अगर चाहें तो। पहला सिद्धांत है अधिकार आधारित दृष्टिकोण, अधिकार आधारित दृष्टिकोण। दूसरा सिद्धांत है बच्चों का सर्वोत्तम हित। तीसरा सिद्धांत है जवाबदेही। चौथा सिद्धांत है निर्णय लेने में जागरूकता और भागीदारी, निर्णय लेने में जागरूकता और भागीदारी। पांचवा सिद्धांत है पारिवारिक एकता। छठवां सिद्धांत है संरक्षण और सुरक्षा। सातवां सिद्धांत है शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच। आठवां सिद्धांत है भेदभाव रहित। और नौवां सिद्धांत है राष्ट्रीयता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 9 सिद्धांत का एक समूह शामिल है जो आंतरिक और साथ ही सीमा पार प्रवास के लिए मजबूर हुए हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है ना, आप इस संदर्भ में इनको देखेंगे कि राष्ट्रीयता, जैसे मैंने आपको कहा, तो जब कोई व्यक्ति अपनी इंटरनेशनल लॉ का विषय है, जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में चला जाता है और उसकी पुराने राष्ट्र में अगर आप गलत तरीके से कहीं पहुंचे तो एक तरीके की नेशनलिटी का उल्लंघन होता है। आप प्रवास कर जाते हैं, जैसे कि भारत में आप देखते हैं बांग्लादेशी भारत आ गए। अब ये बांग्लादेशी ना तो भारत के नागरिक हैं और बांग्लादेश मान नहीं रहा है कि ये मेरे नागरिक हैं, तो अब इनके सामने नेशनलिटी का प्रश्न आ गया। और अगर किसी व्यक्ति के पास नेशनलिटी नहीं है तो विश्व में फिर उसका कोई भी स्थान निश्चित नहीं हो सकता, जहां भी जाओगे वहां से भगाए जाओगे। ठीक है, आप अपने नेशनलिटी में पहुंचिए और वो व्यक्ति परेशान होगा कि मैं किस देश का नेशनलिस्ट हूं। ठीक है ना, तो ये इस संदर्भ में ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। अधिकार आधारित दृष्टिकोण ऐसे बच्चों के लिए जो प्रवास जिनका हो गया है, उनके या वो एक सीमा पार चले गए हैं, तो उनके प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण हो। बच्चों के सर्वोत्तम हित में ही कोई कार्य किया जाना चाहिए। जिस सरकार के पास हो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्णय लेने में जागरूकता और भागीदारी होनी चाहिए। पारिवारिक एकता हो, संरक्षण और सुरक्षा प्रोवाइड हो। उन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल की सामाजिक सेवाएं उन तक पहुँचें और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा उनकी नेशनलिटी को स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस संदर्भ में ये पॉइंट्स आप लोग पढ़ें। राइट, चलिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है मंकी पॉक्स। बीच में आया था, हम लोग महामारियों से डरे हुए थे। एक और आ गया मंकी पॉक्स, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो मंकी पॉक्स जैसे ही आया वैसे ही लगा फिर से एक नई महामारी आ जा रही है। यहां पर 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है मंकी पॉक्स के संबंध में। मंकी पॉक्स का जो पहला मामला आया वो कहां आया? नहीं, विश्व में। विश्व में पहला मामला जो चिन्हित किया गया वो कहां किया गया? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है ना, यूके में। ठीक है ना, फिर इसके बाद भारत में, आप भारत कहीं पढ़े या इधर उधर पढ़े, तो यूके में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक, ये यूके की बीमारी नहीं है, लेकिन पहला मरीज जो चिन्हित हुआ वो वहीं पर हुआ और वो भी अफ्रीकन कंट्रीज से आया था। राइट, आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक मंकी पॉक्स के प्रकोप को, ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। यह वर्गीकरण महामारी से एक कदम नीचे का है, यानी कि इसे पेंडेमिक घोषित नहीं किया था। ठीक है ना, तो ये आपको यहां पर महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है, ये कहीं पूछ लिया जाए मंकी पॉक्स क्या है, एक महामारी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, महामारी घोषित नहीं है तो इसको महामारी न लिखें। ठीक है ना, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। और इसका पहला मामला यूके, विश्व स्तर पर यूके में प्राप्त हुआ। ठीक है, बीमारी कहीं की हो इससे मैटर नहीं है। चलिए, एशियाई विकास बैंक के हालिया अनुमान के अनुसार 2022-2023 के लिए भारत के विकास का अनुमान क्या है? अभी आपने 6% भी पढ़ा था जीडीपी,
ठीक है ना, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू। अब ये जो रिपोर्ट है वो एशियाई विकास बैंक की हालिया जो रिपोर्ट है उसके आधार पर है, ठीक है, एडीबी के आधार पर 2022 और 2023 के लिए जो भारत की विकास दर का अनुमान है वो 7.2 अनुमानित किया गया है। इससे पहले आप लोग 6% पढ़ चुके हैं। वो किसके आधार पर थी, ठीक है ना, हाँ राइट। अब ये 2-3 बार ये रिपोर्ट आ रही है, आपको ध्यान दें, यही रखना होगा आंसर टिक करने में कि किसके रिपोर्ट के आधार पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगर एडीबी की रिपोर्ट के आधार पर पूछा जाता है तो ये है आंकड़ा, अदरवाइज उसके पर ये आंकड़ा है 6% है। नाउ इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज द 17 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, ठीक है ना। यह है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। रोम स्टैट्यूट्स के अनुमोदन पर 1998 में नई अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली के गठन का जश्न मनाता है, ठीक है ना। 139 से अधिक देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत भी इसमें सम्मिलित होगा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एससीओ बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक राजधानी आपको सबको पता है वाराणसी, ठीक है ना। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है वाराणसी को। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा वाराणसी को। आई कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ है? I2U2 ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक I2U2 ग्रुप से जुड़ी भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका समूह की अवधारणा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी क्रम में है तो डिस्कस किया। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? UNO, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है ना। कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्षों में घटकर 2019-2021 में 224.3 हो गई। भारत में कुपोषण घटा है लेकिन सुपोषण बढ़ा है। इसी रिपोर्ट में यहां पर कहा गया कि भारत में एनीमिक लोगों की संख्या बढ़ी है और मोटापे में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। इसी में यह भी कहा गया है, ठीक है। एनीमिक लोगों की संख्या बढ़ी है और मोटापे में वृद्धि हुई है, लेकिन कुपोषित लोगों की संख्या कम हुई है। आइए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है? ठीक है ना, 2023 में आगे निकल जाएंगे हम दौड़ में, ठीक है ना। चलिए, वैश्विक जनसंख्या 15 नंबर तक, यही अभी आप बता रहे थे 8 बिलियन। आइए, कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेलिजेंट कल्चर हेरिटेज किस संस्थान से संबंधित है? यूनेस्को, ठीक है ना। 2022 से 2026 चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है, ठीक है ना। भारत पहले ही 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक 2 बार ICS समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है, ठीक है ना। भारत यूनेस्को की 2 समितियों, अमूर्त सांस्कृतिक समिति और विश्व विरासत का हिस्सा बनेगा 2022, 2026 में और 2021 से 2025, ठीक है। 2 समिति, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विश्व विरासत। यूनेस्को की 2 समितियों, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विश्व विरासत, ठीक है ना। अब भारत के कई जो स्थान हैं वो विश्व विरासत में सम्मिलित होंगे, निश्चित रूप से भारत तो प्रयास करेगा उनका संरक्षण हो, ठीक है ना। आइए, जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर बॉन, ठीक है ना। बॉन, जर्मनी भी आप लोग परिचित हैं, ठीक है ना। क्या हुआ था जूरिस्प्रूडेंस में? जर्मनी तो बहुत आया। कौन थे? ऑस्टिन। और हिस्टोरिकल स्कूल का जन्म कहाँ हुआ था? हिस्टोरिकल स्कूल कहाँ आया था? हाँ जी, वो तो बाद में आए। चलिए, अब जहां से भी जो भी आया हो, अब आप लोगों को पढ़ना है, हमारा काम खत्म हो गया। यूनेस्को ने 7 जुलाई को पहला विश्व किस्वली भाषा दिवस
फर्स्ट किसवली भाषा दिवस मनाया? सर्च कर लीजिएगा किसवली कहाँ की भाषा है, कैसे किसवली भाषा दिवस मनाया। लिस्बन डिक्लेरेशन, लिस्बन डिक्लेरेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सबमिट हुआ था महासागरों का, वही है। तो इसका संबंध किससे है? महासागर से। लिस्बन घोषणा, हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी, हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी। लिस्बन घोषणा हमने वहां पर भी आपसे बोला था, लिस्बन घोषणा महत्वपूर्ण है। लिस्बन शहर ये थोड़ा महत्वपूर्ण लेकर चलेंगे आप लोग। 2022 में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन स्थल कौन सा देश है? विश्व शहरी मंच का आयोजन स्थल कौन सा देश है? पोलैंड। विश्व शहरी मंच पोलैंड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, भारत के लिए यहां पर कुछ महत्व है इसलिए मैंने आपको दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, बर्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उनके सहयोगियों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है। ठीक है ना, आइए, किस संस्था या परिषद ने कॉम्पिटिटिव रोड मैप फॉर इंडिया @100 जारी किया है? ठीक है ना, आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक है ना, 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ठीक है, 2047 में हम लोग 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। ठीक है, उसी के लिए हम लोग 75वीं वर्षगांठ से आगे जो चल रहे हैं वह अमृत काल में चल रहे हैं। ठीक है ना, 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र में अपने आप को कन्वर्ट करना है, विकासशील से विकसित राष्ट्र में। इस वजह से आइए, किस शहर ने जैव विविधता से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी की? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी, जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ। ठीक है ना, यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, अर्थगंगा। ठीक है ना, ये मुझे लगता है हम क्लास में पूछ भी चुके हैं यहां पर। ठीक है ना, अर्थगंगा भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के लिए एक मॉडल का नाम है। नदियों के सतत विकास के लिए एक मॉडल का नाम है भारत सरकार का, दैट इज द अर्थगंगा। और इसकी विशेषता सिर्फ भारत तक मत समझिए, इसके लिए भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022। स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में अपने संबोधन में अर्थगंगा मॉडल का उल्लेख किया। ठीक है ना, यह नदियों के सतत विकास का एक नया मॉडल है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के माध्यम से लोगों को नदी से जोड़ना है, यानी कि लोगों की अर्थव्यवस्था नदी आधारित कर देना है। ठीक है ना, इसके कार्य क्षेत्रों में शून्य बजट प्राकृतिक खेती, मुद्रीकरण और कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, आजीविका सृजन, सार्वजनिक भागीदारी और पर्यटन शामिल है। ठीक है ना, इसी के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को मालूम होगा कि वाराणसी से कोलकाता तक, ठीक है ना, और उसको अभी चला रहे हैं, और डिब्रूगढ़ तक, तो वहाँ तक चला रहे हैं, और उसके बाद अभी इसी के माध्यम से व्यापार करेंगे। ठीक है, सामान का आवाजाही इसी नदी के माध्यम से होगी। ठीक है ना, तो जो सड़क से परिवहन होता था अब वो नदी के माध्यम से फिर से चालू हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम आएगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? के सुब्रमण्यम। ठीक है ना, के सुब्रमण्यम। फिर से एससीओ आ गया। 2022 में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन स्थल ताशगंज। सारे एससीओ एक जगह कर लेना, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। गरबा आप सभी लोग जानते होंगे, नृत्य है गुजरात का, दुर्गा पूजा से संबंधित है, नहीं है, नवरात्रि से संबंध, चलिए ठीक है। तो गरबा गुजरात का नृत्य है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित हो गया। ठीक है ना, भारत द्वारा नामित किया गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि में दुर्गा पूजा का समावेश पिछले साल किया गया था। यह पश्चिम बंगाल की रही होगी। ठीक है ना, अब
गरबा को भी कर लिया गया। नवरात्रि में आप बता रहे हैं गरबा नवरात्रि में होता है, डांडिया भी होता है नवरात्रि में। गरबा डांडिया एक ही होता है कि अलग अलग? और गरबा अच्छा हाथ से, ठीक, चलिए अच्छी बात है। हाँ, आप लोगों ने एटलीस्ट उसमें अभी एक सीरियल चल रहा था उसमें गरबा डांडिया तो एटलीस्ट देख ही लिया होगा। एक सीरियल था ना कोई, काफ़ी पॉपुलर सीरियल था, नाम बोलिए, कॉमेडी शो था, तारक मेहता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें गरबा और डांडिया दोनों ही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली होंगी। चलिए नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 से जुड़ा है? विदेश मंत्रालय, ठीक है ना। संसद ने हाल ही में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, ठीक है ना। विदेश मंत्रालय ने विधेयक पेश किया था 2005 में, अधिनियम में संशोधन करना चाहता था और व्यक्तियों के सामूहिक विकास इत्यादि, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ विधेयक है, ठीक है ना। आप मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिए। ट्रिपल तलाक नियम के खिलाफ कानून लागू करने के जश्न मनाने के लिए हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाने लगा है, ठीक है ना। ट्रिपल तलाक, गैर तलाक के बिद्दत के संबंध में, ठीक है। तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पर समाप्त करेंगे।